वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। अपने हमशक्लों के साथ लड़ाई में दोनों ने केवल अपनी तलवारबाजी की कुशलता और अपनी पहली अनोखी क्षमताओं में से एक का ही प्रयोग किया। यद्यपि उनका रिश्ता और अधिक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उनकी स्नेह की स्थिति पहले से ही 50% थी, जिसने चरित्र विनिमय के प्रतिशत में वृद्धि को भी प्रभावित किया। अपने हमशक्लों से निपटने के बाद दंपति को एक अजीब सी अनुभूति हुई। इससे पहले वे केवल जानवरों से लड़ते और उन्हें मारते थे। अपने हमशक्लों से उनकी पहली मुलाकात 2 महीने से भी ज्यादा पहले हुई थी। तब वे हार चुके थे और उनसे व्यक्तिगत रूप से निपट नहीं पा रहे थे। हालांकि उस समय उन्होंने अपनी ही लाशें देखी, जो थोड़ी चौंकाने वाली थी। इस बार उन्होंने अपने हमशक्लों से अपने ही हाथों निपटा और इसका उन पर कुछ असर भी हुआ। दंपति समझ गए थे कि देर सवेर उन्हें इंसानों या इंसानों जैसी दूसरी जातियों के खिलाफ हाथ उठाना ही पड़ेगा। उन्हें शायद मौत तक लड़ना पड़े और उन्हें मार डालना पड़े। वे इसके लिए तैयार थे, खासकर क्योंकि उन्हें स्वर्गारोहण की उस परीक्षा की यादें ताज़ा थीं, जहां वे पहले ही लोगों के खून में पूरी तरह डूब चुके थे। लेकिन इससे भी उन्हें उस अजीब सी अनुभूति से छुटकारा नहीं मिला जो उन्हें जकड़े हुए थी। वे कुछ देर तक खड़े रहे और फिर उस अजीब एहसास से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए उन्होंने अपना सिर हिलाया और किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। वे इन भयानक परफेक्ट डॉपलगैंगर्स को उनके छिपे हुए कार्ड जैसे ब्लड लाइन और अद्वितीय स्वैप सुविधा का उपयोग किए बिना हराने में सक्षम होने से रोमांचित थे। यद्यपि ईदान अपने वंश का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन इससे उसे सही समय पर अरबल के साथ स्थान बदलने से नहीं रोका जा सका, ताकि वह उसके हमशक्ल से निपट सके। उनकी नज़रें मिली और वे ये देखकर खुश हुए कि वे सफल हो गए हैं। हालांकि अपनी खुशी में वे भूल गए और ध्यान नहीं दिया कि परफेक्ट डॉपलगैंगर्स ने खुद को संयमित रखा और अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। उन्होंने एक दूसरे से लड़ने का फैसला किया, सिर्फ अपनी नकल करते हुए। अन्य प्रकार के डॉपलगैंगर्स के विपरीत परफेक्ट डॉपलगैंगर्स कई प्राणियों की नकल कर सकते हैं, इन रूपों को बनाए रख सकते हैं और किसी भी समय इच्छानुसार उन्हें बदल सकते हैं। इस समय समाशोधन के दूसरी ओर लड़ाई जोड़े की तरह सफलतापूर्वक विकसित नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद लियम और यूलिया अपने हमशक्लों के दबाव में आकर अपनी स्थिति खोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे हार जाएंगे। जो लोग ये सब देख रहे थे वे भी चिंतित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे हार जाएंगे। लगभग एक साथ ही सबकी निगाहें मिलिका के हमशक्ल पर टिक गईं, जो पूरे समय मुस्कुराते हुए इस जोड़े को देख रहा था और लियम और यूलिया को नज़रअंदाज कर रहा था। वे उन दोनों में बहुत पहले ही रुचि खो चुकी थी और ऐसा लगता था कि उसे पहले से ही पता था कि परिणाम क्या होगा। उसके आसपास के लोगों की निगाहें भी उसे उसके विचारों से विचलित नहीं कर सकीं। जब अलोइस और निमो ने देखा कि मिलिका का हमशक्ल उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया और अंततः उसने दोनों जोड़ों से अपनी नज़र हटा ली और कहा, बहुत हो गया, वापस आओ। उसने दोनों परफेक्ट डॉपलगैंगर्स को आदेश दिए जो अब तक लियम और यूलिया को पूरी तरह थका चुके थे। विजेता तो पहले ही तय हो चुका था। दोनों हमशक्लों ने बिना कोई आपत्ति जताए उसके आदेश का पालन किया और इमारत में अपने स्थान पर लौट आए। तुम और तुम, मिलिका के हमशक्ल ने निमो, ईदान और एराबेल की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पीछे आओ, बाकी यहीं रहो। इन शब्दों के साथ वे आधे खुले दरवाजे से इमारत में दाखिल हो गई, जो तब तक अपनी जगह पर वापस आ चुकी थी। निमो, ईदान और एराबेल ने एक दूसरे को देखा। उनके लिए ये पूरी तरह से आश्चर्य की बात थी। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि घटनाएं इस तरह मोड़ लेंगी। अलोयस और यूलालिया भी चिंतित होने लगे, खासकर यूलालिया, जो उनमें सबसे बड़ी थी, अपने छोटे साथियों के बारे में चिंतित थी। हालांकि अवरोध अब भी था, इसलिए वे पीछे नहीं हट सकते थे। सब ठीक हो जाएगा सीनियर, आराम करें और यहीं रुकें, एराबेल ने यूलालिया से कहा और ईदान और निमो के पीछे हो ली। ईदान और निमो ने चुपचाप लियम और एलोइस को सिर हिलाया और इमारत की ओर चल पड़े। तीनों लोग सावधानी से थोड़ा खुले दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन उसी समय वे अचानक खुल गया, जिसे वे चौंक गए। जब वे चौंक कर पीछे हटे तो न केवल दरवाज़ा बल्कि पूरी इमारत करकराने लगी, जैसे उन पर हंस रही हो। तीनों की दाईं आंख फड़कने लगी जब उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। दहलीज पार करने के बाद वे वहीं जम गए और उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक साथ कई दर्जन लोग उन्हें घूर रहे हैं। उन्हें हर तरफ से, हर कोने से देखा गया। इतने सारे छिपे हुए प्राणियों की निगाहों के नीचे खड़े रहना अविश्वसनीय रूप से असुविधाजनक था। इस तरफ
अचानक उन्हें मिलिका जो हमशक्ल की आवाज़ दूसरे कमरे की ओर खुले दरवाजे के पीछे से आती सुनाई दी। उसकी बातें सुनने के बाद वे तीनों बहुत सारे प्राणियों की निगाहों के सामने उस ओर चल दिए जहां से आवाज़ आ रही थी। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि मिलिका का हमशक्ल मेज़ पर बैठी है और बड़ी सुनहरी आंखों वाला एक छोटा काला बिल्ली जैसा जानवर उसकी गोद में आराम से बैठा था, जो अपनी कौतूहल भरी निगाहों से उन्हें घूर रहा था। उसने अपनी नज़र उन तीनों पर दौड़ाई और फिर उसे निमो पर टिका दिया और उससे अपनी नज़र नहीं हटाई। मिलिका के हमशक्ल ने भी ये देखा और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने तीनों को हैरान कर दिया। नन्हा बिल्ली का बच्चा बिना अपनी नज़रें हटाए उनकी आंखों के सामने ही एक छोटे काले भेड़िए के बच्चे में बदलने लगा। ईदान, मुझे लगता है कि ये वही प्राणी है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। अरेबेल को अपना विचार पूरा करने का समय नहीं मिला क्योंकि ईदान ने तुरंत उसके शब्दों की पुष्टि कर दी। हाँ, ये वही अनोखा प्राणी है जिसे निमो को वश में करना होगा। दोनों की नज़रें भेड़िए के बच्चे से नहीं हटी। उनके मिशन का उद्देश्य बहुत निकट था लेकिन साथ ही बहुत दूर भी। वह इस निषिद्ध क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली प्राणी की गोद में बैठी थी, और सिस्टम को क्या लगता है कि उन्हें निमो को उसे वश में करने में मदद करनी चाहिए। दंपति ने छोटे भेड़िए के बच्चे पर अपनी नजरें गड़ाए रखीं और सोचा, सिस्टम हमसे ये कैसे उम्मीद करता है कि हम निमो को वश में करने में उसकी मदद करेंगे। इस समय इजी निमो की ओर मुड़ी, शावक की निगाहों से चिंतित होकर, निमो, ये छोटा भेड़िया बच्चा बहुत अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे ही देख रहा है। इन शब्दों से निमो खुद भी हैरान हो गया। वो नन्हे भेड़िए के बच्चे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था और ना ही बच्चे ने उससे अपनी नजरें हटाईं। और अब जब इजी ने ये शब्द कहे तो उसे भी लगा कि नन्हा भेड़िए का बच्चा उसे नहीं बल्कि इजी को देख रहा है, जो उस समय उसके अंदर थी। ये पहली बार था कि किसी अन्य प्राणी ने उसके अंदर इजी की उपस्थिति का पता लगाया था। बैठ जाओ, शर्माओ मत, मिलिका के हमशक्ल ने मेज के सामने 3 खाली कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तीनों ने अविश्वास से कुर्सियों की ओर देखा, मानो पूछ रहे हूं, क्या ये असली है? मिलिका के हमशक्ल ने बेशक उनकी उलझन को भांप लिया और धीरे से कहा, हमेशा की तरह कुर्सियां ले आओ। उसी क्षण तीनों की आंखों के सामने 3 कुर्सियां जो अभी अभी रखी गई थीं, अचानक उछलकर कमरे से बाहर भाग गईं। जैसा कि उम्मीद थी, कुर्सियां हमशक्ल निकली। ये पूरी इमारत हमशक्लों से बनी थी। वे अविश्वास से अपने पैरों की ओर देखने लगे। उन्हें डर था कि कहीं वे भी उन्हीं की तरह खड़े ना हो जाएं। कुछ ही देर बाद वही 3 कुर्सियां, जिन्हें बाकी कुर्सियां उठा रही थीं, कमरे में दौड़कर आईं। उन्होंने शोर मचाते हुए उन्हें उनकी जगह पर रखा और बिना किसी आदेश के वापस भाग गईं। ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मज़ेदार भी। ईदान और अराबिल ये नज़ारा देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ओह, ठीक है, ये कहकर ईदान ने बीच वाली कुर्सी चुनी और उस पर बैठ गया। हालांकि उसे शक था कि ये हमशक्ल साधारण कुर्सियों के रूप में दूसरे हमशक्ल भी ला सकते हैं, ताकि लगे कि ये साधारण कुर्सियां ही लाई हैं। फिर भी उसने भरोसा करने का फैसला किया। अराबिल और निमो उसके पीछे चल गए और उसके दोनों ओर बैठ गए। छोटे भेड़िए ने निमो से नजरें नहीं हटाईं। जैसे ही वो उसे घूरता रहा, बच्चा फिर से बदलने लगा। इस बार एक छोटी काली लोमड़ी में बदल गया। तीनों इस जादू से हैरान हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि ये हमशक्लों के लिए आम बात थी, लेकिन जिस तरह से ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ, और वो भी इतने छोटे और आकर्षक जीव के साथ, उनका ध्यान अपनी ओर खींचे बिना नहीं रह सके। क्या वो प्यारी नहीं है? मिलिका के हमशक्ल ने पूछा, और तीनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके प्रश्न पर सहमति में सर हिला दिया। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम खूबसूरत हो, चाहे तुम कैसी भी दिखती हो। मिलिका के हमशक्ल ने लोमड़ी के बच्चे की ओर मुड़कर उसके सर पर धीरे से हाथ फेरते हुए कहा, वो। अंततः निमो से अलग होकर और उसकी बातें सुनकर छोटी लोमड़ी ने उसे दुलारना शुरू कर दिया। मिलिका के हमशक्ल ने और भी उत्साह के साथ लोमड़ी के बच्चे को सहलाना शुरू कर दिया। आह, मुझे माफ करना, मैं ध्यान भटक गया था। मिलिका के हमशक्ल ने माफी मांगी। इस इमारत में दाखिल होने के बाद तीनों के साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें अविश्वसनीय लग रहा था। निषिद्ध क्षेत्र की मध्य परत में ऐसा कुछ भी देखने की उन्हें उम्मीद नहीं थी, विशेषकर ये देखते हुए कि उनके सामने एक शक्तिशाली हमशक्ल बैठा था, जो केंद्रीय परत का तूफान था, जो एक साधारण बुद्धिमान प्राणी की तरह व्यवहार कर रहा था। सिस्टम, कृपया मुझे बताएं, क्या वो सचमुच एक परफेक्ट डॉपलगैंगर है या मामला कुछ और है? ईदान ने पूछा। उसे जो हो रहा था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था और मिलिका के डॉपलगैंगर की पहचान पर थोड़ा संदेह था। उन्होंने सिस्टम से परामर्श लेने का निर्णय लिया। होस्ट, क्या आपने आखिरकार इस पर गौर किया? मुझे शक होने लगा था कि आप गौर करेंगे। आप सही कह रहे हैं,
वो सिर्फ एक परफेक्ट डॉपलगैंगर नहीं है बल्कि उससे भी बढ़कर है। ईदान और अराबिल सिस्टम की बातें सुनकर चौंक गए। निमो और मिलिका का हमशक्ल भी ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। तो फिर वो कौन है, उसकी प्रजाति का नाम क्या है? ईदान ने मन ही मन पूछा। सिस्टम, आपको ये समझना होगा कि इन हमशक्लों के नाम जैसे कि मूक, बोलने वाला और परफेक्ट आधिकारिक नहीं है। ये नाम उन्हें स्थानीय लोगों और अन्य लोगों ने दिए थे। वास्तव में ये सभी एक ही नस्ल के हैं। इस नस्ल में ये केवल अपनी मूल क्षमता यानी नकल करने की क्षमता में ही भिन्न होते हैं। इस प्रणाली की तरह इन्हें भी उनकी दुर्लभता के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। साधारण वाले मूक होते हैं, दुर्लभ वाले बोलने वाले होते हैं, महाकाव्य वाले परिपूर्ण होते हैं और पौराणिक वाले आपके स्वामी और उसकी गोद में लेटे छोटे लोमड़ी के बच्चे के समान होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो उनके सिस्टम ने उन्हें एक महान डॉपलगैंगर के वंशज को वश में करने का कार्य दिया था। कितना दिलचस्प है, मिलिका के हमशक्ल ने लोमड़ी के बच्चे को धीरे से सहलाते हुए बुदबुदाया। मुझे लगता है आपके पास मेरे लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुद्दे पर आने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जेमिनिया है और मैं हमशक्लों की नेता हूं, मिलिका के हमशक्ल जेमिनिया ने कहा। फिर उसने अपने साथियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों से कब से मिलना चाहती हूँ, जिस दिन से मुझे तुम्हारे अस्तित्व के बारे में पता चला है। उसके जैसे किसी द्वारा उनसे मिलने की इच्छा की खुली स्वीकृति निश्चित रूप से उन तीनों के लिए आश्चर्य की बात थी। इसके अलावा उन्हें ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि इस हमशक्ल का अपना भी नाम है। यद्यपि उसने अपना नाम बताया, फिर भी वो अपने रूप में कोई परिवर्तन किए बिना उनके स्वामी के समान दिखती थी। क्या आप अपना रूप बदल सकती हैं? जब आप बिल्कुल हमारे स्वामी के समान दिखती हैं तो आपके पहले नाम से पुकारना थोड़ा अजीब है, अराबेल ने जेमिनिया से अनुरोध करते हुए कहा। अन्य दोनों ने भी उसके सुझाव का समर्थन किया, लेकिन वे भी शर्मिंदा थे। बिल्कुल, जेमिनिया ने कहा और उसका रूप तुरंत बदल गया। अब लंबे काले बाल और आंखों वाली एक सुंदर महिला उनके सामने बैठी थी। उसके रूप के साथ साथ उसके कपड़े भी बदल गए। उसने एक सुंदर काली पोशाक पहनी थी। ईदान और नेमो जब इस सुंदरता को देखे तो वो अपनी सांस रोक नहीं सके। अराबिल भी जेमिनिया के नए रूप से, हालांकि वो एक महिला ही क्यों ना हो, हैरान थी। ईदान की नज़रें देखते हुए उसने उसे हल्के से कोहनी मारी ताकि वो अपनी हैरानी से बाहर आ सके। अपने साथ हुए जो था उसे समझते हुए उसने दोषी भाव से अराबिल की ओर देखा। दूसरी ओर अराबिल ने उसे कुछ नाराज़गी से देखा। उसे खुद को भी एहसास नहीं था कि उस पल वो जेमिनिया के नए रूप से थोड़ी जल रही थी, और ईदान जिस तरह से उसे देख रहा था उससे वो थोड़ी नाराज़ भी थी। जेमिनिया ने हल्की मुस्कान से इस छोटे से आदान प्रदान को देखा। जब से वे निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, वो उन पर कड़ी नज़र रख रही थी और बता सकती थी कि उनके बीच कुछ असामान्य चल रहा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी है जो उन्हें अगला कदम उठाने से रोक रही है। नहीं, अपने अवलोकन के आधार पर वो बता सकती थी कि समस्या दोनों में है। यद्यपि लड़का अधिक खुला हुआ है, फिर भी वो पहला कदम उठाने से डरते हुए खुद को रोककर लड़की की गतिविधियों का इंतजार करता है। जहाँ तक लड़की की बात है तो उसकी समस्या संदेह और डर है, जिसके कारण वो रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करती और अपनी जगह पर ही बनी रहती है। जब तक उनमें से कोई भी पहल नहीं करता, तब तक उनके रिश्ते में आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। वो बस उन्हें देखते हुए धीरे से आहें भरती रही। आपके स्वामी कैसे हैं? जेमिनिया ने दंपत्ति से पूछा। मालिक ठीक हैं, लेकिन वो शहर में फंस गई हैं, इसलिए बाहर नहीं जा पा रही हैं। एराबेल ने कीदान से दूर देखते हुए जवाब दिया। खैर, ये उसकी अपनी गलती है कि उसने वहां अपनी नाक घुसाई जहां उसे नहीं घुसानी चाहिए थी, जेमिनिया ने कुछ अफसोस के साथ कहा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वो जानती थी कि उनके मालिक शहर क्यों नहीं छोड़ सकते। मिस जेमिनिया, एराबेल एक प्रश्न पूछना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, जेमिनिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस जेमिनिया, उसने कहा। जेमिनिया, तुमने कहा था कि तुम हमसे मिलना चाहती हो। क्या तुम बता सकती हो कि ये जगह क्यों है और क्या है? एराबेल ने पूछा। क्या आप पहले अपना परिचय देना चाहेंगे? जेमिनिया ने लोमड़ी के बच्चे के साथ अभी भी मस्ती करते हुए पूछा। मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि आप हमारे बारे में पहले से ही जानते हैं, एराबेल ने असहज महसूस करते हुए कहा। जाहिर है, मैंने आपके बारे में सुना है और आपको देखा भी है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से देखा है। क्या किसी अजनबी से अपना परिचय देना रिवाज नहीं है? जेमिनिया ने जवाब दिया। मेरा नाम एराबेल मॉर्गन है। एराबेल ने पहले अपना परिचय दिया। ईदान फिन। ईदान ने तुरंत उसका पीछा किया।
और ये हमारा सबसे बड़ा बेटा नीमो है, ये भी मिलिका का शिष्य है। ईदान ने नीमो का परिचय कराया। जवाब में नीमो ने बस सिर हिलाकर जेमिनिया का अभिवादन किया। उसी क्षण लोमड़ी के बच्चे का ध्यान फिर से नीमो की ओर गया। आपसे मिलकर खुशी हुई, जेमिनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मैं सचमुच आपसे मिलना और बात करना चाहता था। अगर इस मूर्ख व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होता जो नियमों का अंधपालन करता है, तो हम बहुत पहले ही मिल पाते। मूर्ख? अरबिल ने अविश्वास से पूछा। अच्छा, वही जिसे तुम लिम्बो चेतना कहते हो, जेमिनिया ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वो जानती थीं कि उनके मालिक शहर क्यों नहीं छोड़ सकते। मिस जेमिनिया, अरबिल एक प्रश्न पूछना चाहती थीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पातीं, जेमिनिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस जेमिनिया, उसने कहा। जेमिनिया, तुमने कहा था कि तुम हमसे मिलना चाहती हो। क्या तुम बता सकते हो कि ये जगह क्यों है और क्या है? अरबिल ने पूछा। क्या आप पहले अपना परिचय देना चाहेंगे? जेमिनिया ने लोमड़ी के बच्चे के साथ अभी भी मस्ती करते हुए पूछा। मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि आप हमारे बारे में पहले से ही जानते हैं। अरबिल ने असहज महसूस करते हुए कहा। जाहिर है, मैंने आपके बारे में सुना है और आपको देखा भी है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से देखा है। क्या किसी अजनबी से अपना परिचय देना रिवाज नहीं है? जेमिनिया ने जवाब दिया। मेरा नाम अरबिल मॉर्गन है। अरबिल ने पहले अपना परिचय दिया। ईदान फेन। ईदान ने तुरंत उसका पीछा किया। और ये हमारा सबसे बड़ा बेटा नीमो है, ये भी मिलिका का शिष्य है। ईदान ने नीमो का परिचय कराया। जवाब में नीमो ने बस सिर हिलाकर जेमिनिया का अभिवादन किया। उसी क्षण लोमड़ी के बच्चे का ध्यान फिर से नीमो की ओर गया। आपसे मिलकर खुशी हुई, जेमिनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मैं सचमुच आपसे मिलना और बात करना चाहता था। अगर इस मूर्ख व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होता जो नियमों का अंधपालन करता है, तो हम बहुत पहले ही मिल पाते। मूर्ख? अरबिल ने अविश्वास से पूछा। अच्छा, वही जिसे तुम लिम्बो चेतना कहते हो, जेमिनिया ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, जिसे तीनों हैरान रह गए। वो खासतौर पर इस शक्तिशाली प्राणी को संबोधित करने के उसके तरीके से प्रभावित हुए, जो बिना किसी अतिशयोक्त के इस छोटी सी दुनिया का स्वामी था। जेमिनिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि क्या वो हमारी बातचीत सुन लेगा? जेमिनिया ने बीच में ही टोक दिया और अरबिल ने जवाब में सिर हिला दिया। वो इस इमारत में हमें देख या सुन नहीं सकता, और अगर वो देख भी सकता तो मुझे इसकी परवाह नहीं। वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जेमिनिया ने आत्मविश्वास से कहा। वो मेरा स्वामी नहीं है, ना ही कोई देवता है, ना ही कोई फरमान है। वो बस एक सहयोगी है, ऐसा कहा जा सकता है। तीनों ने महसूस किया कि वो संभवतः जेमिनिया की पहचान के बारे में गलत थे। मुझे थोड़ा समझाओ। कल्पना करो कि हम जिस दुनिया में हैं वो एक विशाल खेल का मैदान है, और लिम्बो की चेतना, मन या इच्छा शक्ति, जैसा कि आप इसे कहना चाहेंगे, इस खेल के दृश्य के निर्णायक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। जेमिनिया ने कथावाचक की भूमिका निभाई और इस छोटी सी दुनिया की संरचना को समझाना शुरू किया। उन्होंने दंपत्ति की ओर देखते हुए कहा, यह सुपरवाइजर नियमों का पालन करने में बहुत सख्त है और किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देता। क्या हम हैं? अरबिल ने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा, ये देखते हुए कि उसकी निगाहें उनकी ओर थीं। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, उदाहरण के लिए आपकी मालकिन की। उसने खेल के नियम तोड़े और अपनी नाक वहां डाली जहां उसे नहीं डालनी चाहिए थी। इस वजह से सुपरवाइजर ने उसे छुटकारा पाने की कोशिश की, और आप जानते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ। ये कहते हुए उसने अपनी गोद में लेटे उस जीव को उठाकर मेज पर रख दिया। तब तक वो एक छोटे काले पांडा जैसा आकार ले चुका था। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सुपरवाइजर ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसके द्वारा पालन किए जा रहे नियमों का उल्लंघन करे। उसका लक्ष्य खेल के दौरान नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ के खिलाड़ी बाहरी लोग हैं जो समय समय पर इस खेल के मैदान में आते हैं। ईदान और अरबिल ने तुरंत गौर किया कि मिलिका की तरह जेमिनिया भी सीधे बोल नहीं सकती। उन्हें इस छोटी सी दुनिया की संरचना समझाने के लिए उसने खेल के मैदान से तुलना की। वो समझ नहीं पाए कि यदि वो लिम्बो की चेतना से नहीं डरती थी तो उसने सीधे तौर पर ऐसा क्यों नहीं कहा। शायद लिम्बो की चेतना के पीछे कोई शक्तिशाली सत्ता है जिसने ये नियम बनाए हैं,
और यही नियम उसे संकेतों और तुलनाओं का उपयोग करके समाधान ढूंढने के लिए मजबूर करते हैं। उनकी बातों से वो समझ गए कि खेल के मैदान से उसका शायद मतलब इस पूरी छोटी सी दुनिया से है, जो एक परीक्षा है। बाहरी लोग ही परीक्षा के विषय हैं, और लिम्बो का मन ये सुनिश्चित करता है कि उनमें से कोई भी स्थापित नियमों को न तोड़े। पता है, पहले तो उसने तुम्हें नोटिस भी नहीं किया था, जेमिनिया ने ईदान और आराबेल की तरफ देखते हुए कहा। जब तुमने कुछ ऐसा किया जिससे उसका ध्यान गया, तभी उसे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हुआ। सिस्टम? ईदान और आराबेल ने अपने विचारों में कहा। सिस्टम ने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा, उसने बस उन दोनों को 3 डॉट्स भेजे। वो तुम्हारे लिए एक अनजान तत्व थे, एक भूल। चूंकि तुम जुनूनिया के निवासी नहीं हो, इसलिए उसने तुम्हें खिलाड़ी नहीं समझा। लेकिन इससे पहले कि वो अंततः तुम्हारे साथ क्या करे, उसने अपना मौका गंवा दिया और एक गलत अनुमान लगा लिया। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो एल्फ इतनी जल्दी तुम्हारी रक्षा करेगी और उसे अपने नियमों से बांध देगी। जेमिनिया से इस प्रकार का स्पष्टीकरण सुनने के बाद दंपत्ति एक बार फिर मिलिका और अन्य लोगों से मिलकर बहुत खुश थे। बहुत दिनों बाद मैंने उसे पहली बार तकलीफ में देखा है, जेमिनिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मानो उसे मजा आ रहा हो। वो एल्फ के साथ किए गए सौदे को तोड़ नहीं सकता, लेकिन वो तुम्हें भी मना नहीं कर सकता। तुम्हारी मौजूदगी ही नियमों का उल्लंघन है और ये उसे लगातार परेशान करती है। साथ ही उसे डर है कि तुम्हारी हरकतों से तुम खेल के और भी नियम तोड़ सकती हो, और इसी वजह से वो परेशान हो जाता है और इस समस्या को सुलझाने के तरीके ढूंढने लगता है। जेमिनिया की बातें उनके गुरु की राय से ज्यादा अलग नहीं थी। हालांकि उन्हें बहुत सी नई जानकारी मिली और उनकी पुरानी धारणाओं की कुछ पुष्टि हुई। ये समझ लो कि लिम्बो की चेतना स्वयं तुमसे व्यक्तिगत रूप से घृणा नहीं करती। वो तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि तुम उन नियमों को तोड़ते हो जिनकी वो रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ नियमों पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर तुमने उनका उल्लंघन नहीं किया होता तो वो तुम पर ध्यान भी नहीं देता। इन शब्दों के साथ जेमिनिया उन दोनों को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि लिम्बो की चेतना में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। तुम्हारा क्या हाल है? जेमिनिया द्वारा लिम्बो की चेतना के बारे में कही गई बात ध्यान से सुनने के बाद ईदान ने पूछा, तुम हमें ये सब क्यों बता रही हो? तुम हमसे क्या चाहती हो? बातचीत की शुरुआत में ही जेमिनिया ने कहा कि वो उनसे मिलना और बात करना चाहती है, लेकिन अभी तक उसने कारण नहीं बताया है। उन्होंने लिम्बो के मन के बारे में बात की और बताया कि वो किस तरह नियमों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनमें से अधिकांश बातें वो पहले से ही जानते थे। ओह, कितना अधीर! मुझे पहले आपको ये समझाना था कि लिम्बो का मन दोनों के प्रति इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है। उसके बाद ही मैं खुद पर बात करूंगी। जेमिनिया ने मुस्कुराते हुए पहले ईदान और फिर आराबेल की ओर देखते हुए कहा। फिर उसने कहा, युवक, ये बहुत अच्छा होगा यदि आप अपने साथी के संबंध में इस गुण का उपयोग करें। ये मुझ पर दबाव डालने से कहीं अधिक उपयोगी होगा। हाँ। ईदान और आराबेल चौंक गए। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि जेमिनिया के इन शब्दों का क्या मतलब है। जब से तुम निषिद्ध क्षेत्र में आए हो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, और इन 3 दिनों में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, जेमिनिया ने सीधे जोड़े के मुंह पर कहा। ईदान और आराबेल अपनी सीटों पर असहजता से हिलने लगे। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आपके रिश्ते में कुछ समस्या है, जेमिनिया ने ईदान की ओर मुड़ते हुए कहा। एक लड़की के उलट मैं देख सकता हूँ कि तुम उसकी तरफ उससे कहीं ज्यादा आकर्षित हो जितना वो तुम्हारी तरफ है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या रोक रहा है। तुम एक मर्द होने के नाते पहल क्यों नहीं करते और उसे जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये शब्द सुनकर ईदान और भी अधिक भ्रमित हो गया। ये पहली बार था जब किसी ने उनसे उनके रिश्ते के बारे में इतनी खुलकर और सीधे तौर पर उनकी आंखों में देखकर बात की थी। जहाँ तक तुम्हारी बात है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग चीज़ों को इतना उलझा क्यों देते हो और बिना किसी बात के इतना कष्ट क्यों सहते हो। कभी कभी बस निर्णय लेना और समस्याएं आते ही उनका समाधान करना ही काफ़ी होता है, बजाय इसके कि बिना पहला कदम उठाए ही कष्ट सहना पड़े। जेमिनिया इस बार आराबेल की ओर मुड़ी। जेमिनिया की बातें सुनकर आराबेल पहले तो थोड़ा उलझन में पड़ गई, फिर सोच में डूब गई। उन्हें इस दुनिया में आए 2 महीने हो चुके थे और उनका रिश्ता निस्संदेह उनके परिचय के आरंभ की तुलना में बेहतर था। उन्होंने एक दूसरे पर अधिक भरोसा करना तथा महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करते समय अपने साथी की राय को ध्यान में रखना
रखना सीखा। हालांकि इस प्रगति के बावजूद अराबिल ने अभी भी ईदान को अपने प्रेमी के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। पति तो दूर की बात थी, वो उसमें सिर्फ एक ज़रूरी प्रियजन या मुसीबत में फंसा एक दोस्त ही देखती थी। वो उसके लिए अप्रिय नहीं था, बल्कि आकर्षक और देखने में भी अच्छा था। वो नहीं जानती थी कि प्यार क्या होता है, और वो पक्के तौर पर नहीं बता सकती थी कि वो उसे पसंद करती है या नहीं। इतने समय बाद भी वो अपनी परवरिश के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाई थी। परिवार में जिस तरह से उसका पालन पोषण हुआ था, उससे शादी के बारे में उसके विचार विकृत हो गए थे। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। इन सब विचारों से वो उलझन में पड़ने लगी, और जैसा कि जमीनिया ने कहा, चीज़ें और भी उलझती गई। जितना वो सोचती उतना ही वो इस भंवर में डूबती जाती और जवाब उसे और भी दूर होता जाता। शायद ये सब कुछ सरल बनाने लायक है। और खुद से वाक्य पूरा किए बिना उसने मुड़कर ईदान की ओर देखा। वो भी उसकी ओर मुड़ा और उसे देखने लगा। उनकी नज़रें मिली और इस बार उन्होंने नज़रें नहीं हटाई। वे एक दूसरे को देखते रहे, कोई फैसला लेने की कोशिश में, जब तक कि वो जीव एक बार फिर से बदल नहीं गया और एक अजीब जानवर का रूप धारण नहीं कर लिया। तब तक उन्होंने एक दूसरे से नज़रें नहीं हटाई, और तभी वे थोड़े शर्मिंदा हुए। मुझे अपने ही काम में दखलंदाजी करने के लिए माफ़ करना, लेकिन जब मैं तुम्हें बाहर से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन किसी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से थोड़ा पीछे हट रहे हो और अजीब व्यवहार कर रहे हो। एक दूसरे से मिलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, और ऐसा हर बार होता है। हर बार ऐसा देखना बहुत परेशान करने वाला है। जमीनिया ने माफ़ी मांगते हुए और अपनी हरकत की वजह बताते हुए कहा। अचानक आमतौर पर चुप रहने वाला निमो जमीनिया के बातों से सहमति में सिर हिलाने लगा। जैसा कि जमीनिया ने बताया था, अपने जूनियर्स के बीच का रिश्ता उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे। वो उनके सबसे करीब था और अक्सर उन्हें साथ समय बिताते देखता था। ईदान और अराबिल ने देखा कि वो जमीनिया की बात पर सहमति में सिर हिला रहा है, और उनकी दाहिनी आंखें फड़क उठी। चलो देखते हैं, जब तुम्हारी 3 औरतें जिनके साथ तुम जुड़े हुए हो तुम्हारे पीछे आएंगी तो तुम कैसा व्यवहार करोगे? ईदान ने मन ही मन नीमो की ओर देखते हुए कहा। मैं पुनः क्षमा मांगती हूँ, जमीनिया ने कहा, और उसकी आवाज़ गंभीर लग रही थी। वो कभी दूसरों के रिश्तों में दखलंदाजी नहीं करती थी, लेकिन ये दोनों खास थे। उन्होंने बहुत सारे राज छुपाए थे। दोनों किसी और दुनिया से आए थे, और ये साफ था कि वे एक जोड़े थे। हालांकि उनका व्यवहार एक प्रेमी जोड़े की छवि से मेल नहीं खाता था, और इससे जमीनिया को बहुत चिढ़ होती थी। अंततः उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, लेकिन आगे घटनाएं किस प्रकार घटित होंगी ये उनका चुनाव है। ईदान और अराबिल चुप रहे, लेकिन जमीनिया के शब्दों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। जहां तक मेरी बात है, आप शायद पहले ही अंदाजा लगा चुके होंगे कि मैं कौन हूं। लिम्बो की चेतना की तरह मैं एक निर्णायक और पर्यवेक्षक के रूप में काम करती हूं, जमीनिया ने आखिरकार खुद को बताया। हालांकि लिम्बो की चेतना के विपरीत, जो इस पूरे खेल के मैदान की निर्णायक और पर्यवेक्षक है, मेरा काम एक छोटे खेल के मैदान में व्यवस्था बनाए रखना है, जिसे डुपलगैंगर्स का जंगल कहा जाता है। अब तीनों को समझ आ गया कि जमीनिया लिम्बो की चेतना से क्यों नहीं डरती थी। ये निषिद्ध क्षेत्र उसका पर्सनल क्षेत्र था। क्या इसका मतलब है कि अन्य 7 निषिद्ध क्षेत्रों में भी न्यायाधीश और पर्यवेक्षक हैं? ईदान ने अराबिल के साथ अपने संबंधों के बारे में अपने विचार बाद के लिए छोड़ते हुए पूछा। बेशक, जमीनिया ने उत्तर दिया। रुको, अगर तुम इस निषिद्ध क्षेत्र की न्यायाधीश हो तो तुम्हें जानवरों को नियंत्रित करना होगा, फिर जानवरों की लहरें। अराबिल ने शुरू किया, लेकिन जमीनिया ने उसे बीच में ही रोक दिया, क्योंकि वह तुरंत सवाल समझ गई थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं ही थी जिसने तुम्हारे विरुद्ध जानवरों की लहरें भेजी थी। फिर उन्हें संभलने का समय दिए बिना उसने एक प्रश्न पूछा। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि डुप्लीकेट जंगल में आप पर डुप्लीकेट लोगों द्वारा आक्रमण क्यों नहीं किया गया? हाँ, ग्रहों ने देखा कि प्रवेश द्वार से मध्य स्तर तक उनके जैसे दिखने वाले लोग अनुपस्थित थे। क्या तुम सचमुच? ईदान ने पूछना शुरू किया, लेकिन जमीनिया ने भी उसे बीच में ही रोक दिया। हाँ, मैं ही था जिसने डुप्लीकेट्स को तुम पर आक्रमण न करने का आदेश दिया था, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि एक न्यायाधीश और पर्यवेक्षक होने के बावजूद मैं भी कुछ नियमों का पालन करता हूँ। डुप्लीकेट्स को वापस बुलाने के बदले में मैंने तुम्हारे खिलाफ दूसरे जीवों को भेजा था। ये उस प्रश्न का उत्तर था जो जानवरों की तीसरी लहर के अंत के बाद से परेशान कर रहा था। कोई भी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं था, और प्रत्येक लहर के साथ जानवरों की ताकत क्यों बढ़ती गई? तुमने पहले कहा था कि तुम और लिम्बो की चेतना साथी हैं, तुम उसे पकड़ने में मदद क्यों नहीं कर रही हो? अराबिल उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिम्बो और जमीनिया के बीच किस तरह का रिश्ता है। जानते हो, ये नियम प्रेमी मूर्ख इन दिनों हम सबको परेशान कर रहा है, जमीनिया ने लिम्बो के मन की बात कहते हुए तीखी आवाज में कहा। और इन सब से मेरा मतलब है दूसरे जजों और सुपरवाइजरों का। एक बार फिर सब हैरान और विचलित हो गए जब मेज पर लखे इस अजीब जीव ने अचानक अपना रूप बदल लिया। इस बार प्यारे से छोटे जानवर के बजाय वो एक घिनौने 6 पैरों वाले कीड़े में बदल गया, जिसके कारण उस जोड़े ने उसके रूप को ही अस्वीकार कर दिया। इधर आओ, जमीनिया ने कीड़े को पुकारा। चेहरे पर बिना किसी घृणा के उसने उसे उठाया और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वो अपना रूप क्यों बदलती रहती है? इस जीव से विचलित होकर ईदान खुद से पूछ नहीं सका। उसका जन्म अभी अभी हुआ है और वो अभी तक अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती। उसका निषिद्ध क्षेत्र के साथ एक विशेष संबंध है, और इस संबंध के कारण समय समय पर उसकी प्रतिभा इस निषिद्ध क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों की नकल करती है। जमीनिया ने इस जीव के बारे में जानकारी नहीं छिपाई, बल्कि गर्व
से इसे साझा किया। वो इस जानकारी के सार्वजनिक हो जाने से चिंतित नहीं थी, क्योंकि वो इस निषिद्ध क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली प्राणी थी और कोई भी उसकी जाति के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह अविश्वसनीय है, अराबेल ने कहा। जिस प्राणी ने सिस्टम का ध्यान आकर्षित किया वो वास्तव में विशेष था। अराबेल को निमो से थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। अगर वे इस प्राणी को वश में कर लेते हैं तो ये निमो का होगा, उनका नहीं। अब काम जेमिनिया को ये समझाना था कि वो इस जीव को निमो के साथ एक अनुबंध करने दे या कम से कम उसके पीछे चलने की अनुमति मांगे। ईदान और अराबेल ने बहुत पहले ही देख लिया था कि वो प्राणी निमो में रुचि दिखा रहा है। उन्हें यकीन था कि अगर जेमिनिया सहमत हो गई तो वो प्राणी संभवतः बिना किसी प्रतिरोध के निमो का पीछा करेगा। बेशक वो अविश्वसनीय है, जेमिनिया ने उत्साहपूर्वक सहमति व्यक्त की। ये स्पष्ट था कि वो इस प्राणी की कितनी सराहना करती थी। सिस्टम ने दंपत्ति को बताया कि ये प्राणी जेमिनिया के समान ही रैंक का है। वे समझ गए कि इस जंगल में संभवतः ऐसे जीव बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं हैं और इसीलिए वो उसे व्यक्तिगत रूप से लाड़ प्यार कर रही थी। इससे कार्य और भी कठिन हो जाता है। दंपत्ति को यकीन नहीं था कि जेमिनिया सहमत होगी या नहीं, लेकिन उन्होंने पहले बातचीत समाप्त करने के बाद ही कोई निर्णय लेने का निर्णय लिया। जानते हो, इस मूर्ख के उलट जो सिर्फ नियमों का पालन करने में ही लगा रहता है, हमारी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। जेमिनिया ने उस जीव को प्यार से सहलाते हुए कहा, हम भी आज़ादी का सपना देखते हैं, आखिरकार इस जगह से निकलने का जो बरसों से हमारे लिए जेल बन गई है। जेमिनिया के शब्दों से तीनों को ये स्पष्ट हो गया कि निषिद्ध क्षेत्र के सभी न्यायाधीश और पर्यवेक्षक भी इस स्थान के कैदी थे और स्वतंत्रता के लिए तरस रहे थे। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। वो अचानक बोलती हुई रुक गई। ओह, नियम मुझे आगे बोलने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन मुझे लगता है कि आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसने उस प्राणी से नज़रें हटा ली और उस जोड़े और निमो की ओर देखने लगी। ये स्थान केवल मेरा निजी क्षेत्र नहीं, बल्कि मेरा पिंजरा भी है जो मुझे और अन्य 8 लोगों को यहाँ रखता है। निमो को मोटे तौर पर समझ आ गया था कि इसके लिए क्या करना होगा। निमो के विपरीत ईदान और अराबेल को यकीन था कि वो विश्व राजा के सिंहासन से संबंधित किसी बात का उल्लेख कर रही थी। तो तुम कैदी हो? एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद अराबेल ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, जेमिनिया ने तुरंत आपत्ति जताई, लेकिन फिर अचानक रुक गई। खैर, हम में से कुछ लोग ऐसा करते हैं। इस दौरान वो ये भूल गई कि निषिद्ध क्षेत्रों के सभी न्यायाधीश उसकी तरह अपनी मर्जी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते थे। उनमें से कुछ तो कैदी थे और उनकी रिहाई की शर्त ये थी कि वो मुकदमे में मदद करें। मान लो तुम लिम्बो की मानसिकता से नाखुश हो, जो नियमों का बहुत सख्ती से पालन करती है। क्या इन नियमों की वजह से ही इतने सालों में सही इंसान सामने नहीं आया? ईदान ने जेमिनिया और बाकियों के असंतोष का कारण समझते हुए पूछा। अगर उनके साथी ने अपने अति सख्त विचारों के कारण मामले को धीमा करके सभी उम्मीदवारों को बाहर कर दिया होता तो वे स्वयं दुखी होते। इसी वजह से वो अब भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जेमिनिया को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ईदान ने बिल्कुल सही बात कही थी। लेकिन हमारा इससे क्या लेना देना? आपने खुद हाल ही में कहा था कि हम दूसरी दुनिया से आए एलियन हैं और खिलाड़ी नहीं हैं, जिसका मतलब है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ईदान ने उसकी कहानी सुनने के बाद उठे सवाल पूछने शुरू किए। जेमिनिया ने आश्चर्य से ईदान की ओर देखा, फिर अराबेल की ओर देखा और उसका भ्रमित चेहरा देखकर आह भरी और फिर कहा, तुमने अभी अपने ही प्रश्न का उत्तर दे दिया। तुम किसी दूसरी दुनिया से आए एलियन हो, खिलाड़ी नहीं, जिसका मतलब है कि तुम इस दुनिया के नियमों के अधीन नहीं हो, निषिद्ध क्षेत्रों के नियमों और बाकी सब। तुम इस दुनिया में एक असामान्य व्यक्ति हो। वो कुछ देर तक रुकी ताकि वे उसकी बातें समझ सकें और फिर आगे बोली। आप उन नियमों के अधीन नहीं हैं जो स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों को अलग करते हैं। आपको ये समझना होगा, अगर ये नियम आप पर लागू नहीं होते हैं तो ये उन पर भी लागू नहीं होंगे और उन्हें आप पर आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। केवल एल्फ और लिम्बो के मन के बीच हुआ समझौता ही आपकी रक्षा करता है। ये लिम्बो की चेतना को आपके विरुद्ध सीधे कार्य करने से रोकता है, क्योंकि समझौते में स्पष्ट रूप से एल्फ के शिष्यों का उल्लेख है, जो आप है, इस बात के बावजूद कि एक और आप एक असामान्य व्यक्ति हैं। जेमिनिया के शब्दों ने दंपति के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने कभी भी हर चीज़ को उस नज़र से नहीं देखा था। अब तक वो खुद को निमो और यूलालिया की तरह बाहरी ही समझते रहे थे, लेकिन जेमिनिया की बातों से स्पष्ट हो गया कि वो किसी भी पक्ष से नहीं थे। जैसा कि उन्होंने कहा, वो एक विसंगति है। मिलिका के संरक्षण में होने के कारण उनका स्थानीय लोगों और अन्य बाहरियों से सामना नहीं हुआ और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि नियम उन पर लागू होते हैं या नहीं।
अब जब वो ये जानते हैं तो उन्हें और भी अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि लिम्बू की चेतना के अतिरिक्त कुछ भी दूसरों को उनके खिलाफ कार्य करने से नहीं रोक सकता। आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि विसंगतियों के रूप में हम लोगों का आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या उपयोग है? ईदान ने फिर भी लगातार ये प्रश्न पूछता रहा। शुरू में मैंने आपसे एक उपयुक्त बाहरी व्यक्ति ढूंढने के लिए कहा था जो इस खेल के मैदान में भाग लेने की सभी ज़रूरतों को पूरा करे। मुझे उम्मीद थी कि आप उसकी मदद करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे, जेमिनिया ने कहा, और फिर उसने अपनी नज़र निमो की ओर घुमा दी। लेकिन मेरे अनुरोध के बिना ही आप मेरे पास आ गए और अपने साथ इस भूमिका के लिए एकदम सही उम्मीदवार लेकर आए। निमो मूर्ख नहीं था, और यद्यपि वो इस समय तक शांत था, फिर भी उसका दिमाग तेजी से और मेहनत से काम कर रहा था, क्योंकि वो जेमिनिया के साथ दंपत्ति की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। इजी ने भी समय समय पर टिप्पणियां की, और अब जेमिनिया की बातें सुनकर निमो समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। उसने ईदान और अरबेल की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। बातचीत से उन्हें एहसास हुआ कि दंपत्ति अकेले इस मुकदमे में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वे जुनूनिया के निवासी नहीं थे और उन्हें उम्मीदवार नहीं माना गया था। केवल वो या उनके समूह से यूलिया ही परीक्षण में सफल हो सकते हैं, और जेमिनिया के अनुसार और युगल के व्यवहार को देखते हुए उन दोनों में से निमो ही एकमात्र सही उपयुक्त था। निमो खुद इस जगह को छोड़कर बाहरी दुनिया में अपने बारे में जानकारी ढूंढना चाहता था। वो उस व्यक्ति को ढूंढने का सपना देख रहा था जिसने उसे वो पेंडेंट दिया था जो वो पहने हुए था। जेमिनिया, तुम सिर्फ एक जज और सुपरवाइजर ही नहीं हो? अचानक ये सवाल ईदान ने किया, जिससे अरबेल और निमो कुछ हैरान हो गए। ईदान खुद बस ये सुनिश्चित करना चाहता था। जब से उसने जेमिनिया को मिलिका के रूप में देखा था, तब से वो अपने दिमाग से ये धारणा नहीं निकाल पा रहा था। आप मंदिर के संरक्षक भी हैं? जेमिनिया की पहचान के बारे में ये उसका पहला अनुमान था जब उसने उसे मिलिका के रूप में देखा था। मिलिका को निषिद्ध क्षेत्रों में जो जानकारी मिली थी, उसके अनुसार उसका सामना अब तक सबसे शक्तिशाली प्राणी केवल मंदिर के संरक्षकों से हुआ था। उसने किसी और प्राणी का जिक्र नहीं किया जिसे वो संभाल नहीं सकती थी। लिम्बो चेतना के साथ समझौता करने के बाद वो शहर नहीं छोड़ सकती थी, जिसका मतलब था कि वो इस समझौते के बाद जेमिनिया से नहीं मिल सकती थी, और समझौते में उसे केवल लिम्बो चेतना के साथ विलय से प्राप्त जानकारी ही साझा करने की मनाही थी। उसने अपनी यात्राओं के दौरान जो सीखा था वो इसमें शामिल नहीं था, और मिलिका ने मंदिर के संरक्षकों के अलावा किसी और शक्तिशाली प्राणी का उल्लेख नहीं किया जिसे वो संभाल नहीं सकती थी। जेमिनिया मुस्कुराई, सिर हिलाया और बोली, तुम सही कह रहे हो। इस निषिद्ध क्षेत्र में न्यायाधीश और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने के अलावा मैं मंदिर के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता हूं जब वो मेरे क्षेत्र में आता है। अन्य निषिद्ध क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। जब मंदिर उनकी भूमि पर होता है तो सभी न्यायाधीश और पर्यवेक्षक संरक्षक बन जाते हैं। जेमिनिया मुस्कुराई, सिर हिलाया और बोली, आप सही कह रहे हैं। इस निषिद्ध क्षेत्र में न्यायाधीश और पर्यवेक्षक के रूप में सेवा करने के अलावा मैं मंदिर के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता हूं जब वो मेरे क्षेत्र में आता है। अन्य निषिद्ध क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। जब मंदिर उनकी भूमि पर होता है तो सभी न्यायाधीश और पर्यवेक्षक रक्षक बन जाते हैं। जब जेमिनिया ने ईदान की बातों की पुष्टि की तो निमो के रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसे परीक्षाओं में सफल होने के लिए मंदिर तक पहुंचना जरूरी नहीं है? और वहां पहुंचने के लिए उसे मंदिर के रक्षक को हराना होगा, और ये रक्षक स्वयं जेमिनिया है। इतनी चिंता मत करो, जेमिनिया ने कहा, देखते हुए कि निमो कांप रहा था। वो जल्दी से उसे आश्वस्त करने लगी। इस पुनरावृत्ति में मंदिर निषिद्ध क्षेत्र में नहीं आया है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा हम अभी बैठकर बात नहीं कर रहे होते। जैसे ही आप निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, मुझे नियमों का पालन करना होगा। मैं परीक्षण शुरू करूंगी और अंत में मैं आपसे मंदिर के सामने मिलूंगी। उसके शब्द निमो की चिंता को शांत करने में असफल रहे। इसके अलावा जब चुनौती देने वाला गार्डियन को चुनौती देता है तो गार्डियन की ताकत चुनौती देने वाले की ताकत के साथ संतुलित हो जाती है। इन शब्दों ने आखिरकार निमो को थोड़ा आराम करने का मौका दिया और वो आखिरकार राहत की सांस ले पाया। ये देखकर कि निमो अंततः शांति पा गया है तो जेमिनिया केवल रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई, जैसे कि उसने सभी रहस्यों को पूरी तरह से खुलासा नहीं किया हो। तो आप चाहती हैं कि हम निमो को गेम पूरा करने में मदद करें? एराबेल ने पूछा। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि जेमिनिया भी एक संरक्षक है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ईदान ने खुद ही ये बात समझ ली थी। एराबेल ने बहुत पहले ही ये देख लिया था कि ऐसे मामलों में ईदान उससे कहीं अधिक बुद्धिमान है।
हम तो बस अपने गुरु की सलाह और मंदिरों पर विजय पाने की उनकी योजना का पालन कर रहे हैं। हम इस निषिद्ध क्षेत्र में इसीलिए आए हैं क्योंकि ये अन्य स्थानों के विपरीत हमारे लिए कमोबेश परिचित है। हालांकि हमें यहाँ आपसे मिलने और इतनी नई बातें सीखने की उम्मीद नहीं थी, ईदान ने कहा, और फिर अफसोस जताते हुए कहा, ये बस अफसोस की बात है कि मंदिर कभी दिखाई ही नहीं दिया। वो अपने असली मकसद का खुलासा नहीं करना चाहता था कि वो और आराबेल यहाँ क्यों आए थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर मंदिर मेरे क्षेत्र में होता तो हमारी ये बातचीत नहीं होती। हालांकि शायद इस जानकारी के बिना भी आप मंदिर में पहुंच सकते थे और मुझसे मिल सकते थे। जैसे आप अभी हैं वैसे नहीं, बल्कि एक संरक्षक के रूप में। कौन जाने, शायद अगर मंदिर यहाँ होता तो आप गेम पूरा कर सकते थे, जेमिनिया ने कुछ अफसोस के साथ कहा। आराबेल ने पूछा, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इस पुनरावृत्ति के बाद कोई मंदिर प्रकट होगा, या जैसा कि वे कहते हैं सब कुछ संयोग से होता है? यदि उन्हें पता होता कि अगले संस्करण में 3 निषिद्ध क्षेत्र मंदिरों में से कौन सा मंदिर दिखाई देगा तो वो पहले से तैयारी कर सकते थे। दुर्भाग्यवश नहीं, सब कुछ दुर्घटनावश होता है। जेमिनिया का जवाब थोड़ा निराशाजनक था। उन्होंने कहा, हमें ये भी नहीं पता कि हमारा क्षेत्र दुनिया के किस हिस्से में दिखाई देगा। तो बस यही है, ईदान ने कहा। सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था और इसमें कुछ भी नया नहीं था। और अब बारी थी उस जीव के एक और रूपांतरण की। किसी खौफनाक कीड़े की बजाय वो लाल चोंच वाली एक छोटी सी काली चिड़िया में बदल गई, और उसके तुरंत बाद वो चहचहाने लगी। मैं तुम्हें अन्य निषिद्ध क्षेत्रों के बारे में ज्यादा नहीं बता सकती। नियम उनकी क्षेत्रों, कमजोरियों वगैरह के बारे में जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अगली बार यहाँ आने की सलाह देती हूँ। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि मेरे क्षेत्र में एक मंदिर जरूर आएगा। मध्य परत में प्रवेश करते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मंदिर प्रकट हुआ है या नहीं, उसने कहा और अचानक रुक गई, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वो और कुछ नहीं कह सकती थी। ये शब्द सुनकर वे समझ गए कि उसका क्या मतलब था। सीधे शब्दों में कहें तो अगर उन्हें अपने जैसे दिखने वाले लोगों के साथ सक्रिय प्रतिरोध का सामना करना पड़े तो इसका मतलब होगा कि मंदिर प्रकट हो गया है। अगर उन्हें फिर से जानवरों की लहरों का सामना करना पड़े तो इसका मतलब होगा कि मंदिर फिर से गायब हो गया है। हम इसके बारे में सोचेंगे, हमें पहले मालिक से परामर्श करना होगा, ईदान ने कोई विशेष वादा किए बिना उत्तर दिया। ईदान ने ऐसा कहा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उन्हें ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जेमिनिया का उनके खिलाफ कोई बुरा इरादा होता तो वो पहले ही हमला कर चुकी होती। वो इस जगह की सबसे शक्तिशाली प्राणी थी, और जहाँ तक उन्हें इस जगह के बारे में पता था, कोई भी नियम उसके खिलाफ उसके कामों को सीमित नहीं करता था, जब तक कि उस पर कुछ और नियम ना थोपे गए हों जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। खैर, जाहिर है, जेमिनिया ने सरलता से उत्तर दिया। उसकी आवाज़ में कोई नाराज़गी या गुस्सा नहीं था। अंधेरा हो रहा है, आप बाहर जा सकते हैं और इस खुले मैदान में शिविर लगाकर रात का इंतजार कर सकते हैं। जेमिनिया ने यह कहते हुए स्पष्ट कर दिया कि आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो फिर हम विदा लेते हैं, तीनों ने खड़े होकर कहा। जेमिनिया को प्रणाम करने के बाद वे कमरे से बाहर निकल गए और फिर दूसरों को शांत करने के लिए इमारत से बाहर निकल गए। जेमिनिया अभी भी अपनी जाति के एक सदस्य को पकड़े हुए उसे धीरे से सहला रही थी। फिर उसने एक प्रश्न पूछा, तुम्हें ये पता चला क्या? चिड़िया ने अपना सिर हिलाया और चहचहाने जैसी आवाज़ निकाली। आह, कितने दुख की बात है। किसने सोचा था कि आदर्श उम्मीदवार ने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? जेमिनिया ने अफसोस के साथ उस प्राणी को देखते हुए धीरे से आह भरी। प्राणी का भी मूड खराब हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। बाहर तीनों ने पाया कि अलोयस, लियम और यूलिया इमारत के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे। ये देखकर कि वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं, वे अंततः शांत हो गए और उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्हें पता चला कि मिलिका के हमशक्ल ने उन्हें एक खुले मैदान में डेरा डालने और रात बिताने की इजाज़त दे दी है, तो वे हैरान भी हुए और खुश भी। उन्होंने तुरंत तंबू लगाने शुरू कर दिया और इमारत से कुछ ही दूरी पर एक अलाव जला दिया। जब सभी ने शिविर की तैयारी पूरी कर ली तो वे कैंपफायर के चारों ओर बैठ गए। ईदान और आराबेल ने संक्षेप में बताया कि उन्होंने क्या सीखा, लेकिन अपने बारे में कुछ भी गुप्त रखा। बेशक अलोयस, लियम और यूलिया को बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि डोपलगैंगर का एक नाम था और वो निषेध क्षेत्र की शासक और मंदिर की संरक्षक थी। हालांकि जब उन्हें पता चला कि दुनिया के इस हिस्से में मंदिर नहीं बना है तो वे निराश हो गए। उन्होंने कैंपफायर के चारों ओर बैठकर बातें करते हुए रात का खाना खाया।
सूरज क्षितिज के नीचे छिप चुका था और जल्द ही केवल स्थानीय चांद की रोशनी और कैंपफायर के लपटे ही निषेध क्षेत्र में उनकी तीसरी रात को रोशन कर रही थी। इस बार पहली बार वे इसकी केंद्रीय परत में रात बिताएंगे। क्षेत्र के शासक की उपस्थिति में सभी को एहसास हुआ कि उन्हें रात की निगरानी की जरूरत नहीं है और जब तक जमीनिया अपना मन बदलकर हमला न कर दे तब तक कोई खतरा नहीं है। इसलिए उस रात ड्यूटी रद्द करने और आराम करने का फैसला किया गया। नए दिन से पहले आराम करने और ताकत हासिल करने के लिए सभी अपने अपने तंबू में चले गए। ईदान अपने तंबू में चला गया जिसे उसने नीमो के साथ साझा किया था, लेकिन लेटा नहीं बल्कि बैठ गया और जेमिनिया के शब्दों के बारे में सोचने लगा। उसके शब्द हमेशा की तरह सटीक थे। 2 महीने साथ बिताने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो एरोबेल को पसंद करने लगा है। हालांकि वो पहल करने से डर रहा था, उसकी ओर से पहल का इंतजार कर रहा था। उसने खुद को यकीन दिला लिया था कि उनका मेल मिलाप सिस्टम की वजह से हुआ है और वो रिश्ता शुरू करने वाला नहीं बनना चाहता। उसने तय किया कि वो पहल तभी करेगा जब उसे यकीन हो जाएगा कि एरोबेल भी इसके लिए तैयार है। इस पूरे समय वो इंतजार कर रहा था कि एरोबेल पहले कदम उठाए। उसे ये एहसास नहीं था कि वो भी खुद इसी तरह के विचारों में डूबी हुई थी। वो बैठा सोच ही रहा था कि नीमो तंबू में घुस आया और अपनी जगह पाकर तुरंत सोने की तैयारी करने लगा। उसने देखा कि ईदान विचारों में खोया हुआ था, इसलिए उसने कोई आवाज़ न करते हुए अपना स्लीपिंग बैग तैयार करने की कोशिश की। जब वो अपनी तैयारी पूरी कर रहा था तो उसने अपनी आंख के कोने से ईदान को अपनी सीट से उठते और तंबू से बाहर जाते देखा। बेशक वह सोच रहा था कि उसका जूनियर कहाँ जा रहा है, लेकिन वो समझ गया था कि बाहर सुरक्षित है और चिंता की कोई बात नहीं है। इसलिए वो उसके पीछे नहीं गया और अपने अतिरिक्त कपड़े उतारकर अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, इजी ने उसके सिर में शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे वो परेशान हो गया। उसकी बातों से उसे एहसास हुआ कि जब वो तंबू से बाहर आया था तो उसने ईदान का पीछा करना शुरू कर दिया था, और जब उसने कुछ दिलचस्प देखा तो उसने अपने अवलोकन उसके साथ साझा करने का फैसला किया। ईदान तंबू से बाहर निकला और धीरे धीरे बुझते अलाव की ओर चल पड़ा। वो अलाव के पास बैठ गया, कुछ टहनियां उठाकर आग पर डाल दी। अलाव, जो कि पहले ही बुझने लगा था, फिर से सुलगने लगा। आग को घूरते हुए ईदान को पता ही नहीं चला कि कोई कैंपफायर के पास कैसे आ गया। जब कोई उसके बगल में आकर बैठ गया तभी ईदान ने देखा और उसे देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। ये एरेबेल ही थी जो आग को घूर रही थी। उस समय उसने कोई मुखौटा नहीं पहना था और वो ईदान उसका असली रूप देख सकता था। हर बार जब वो उसे देखता, उसकी खूबसूरती पर अचंभा किए बिना नहीं रह पाता था। चूंकि वो लगभग हमेशा मुखौटा पहने रहती थी, इसलिए उसने उसे बिना मुखौटे के कम ही देखा था, और हर बार जब वो उसे उतारती, उसे लगता कि वो और भी आकर्षक होती जा रही है। ईदान की निगाहों को देखते हुए अंततः उसने आग से ऊपर देखा और उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। वे दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को घूरते रहे। उस समय दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। ये तब हुआ जब ईदान ने धीरे से आह भरते हुए अपनी नज़रें दूसरी ओर करके आग की ओर देखा, जिसके बाद एरेबेल भी आग की ओर मुड़ गई। वे चुपचाप बैठे रहे, अपने विचारों में खोए रहे। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कैसे एक छोटा सा प्राणी उन्हें उत्सुकता से देख रहा था। अपने तंबुओं में इजी, यूलिया और अलोयस ने अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए जोड़े पर कड़ी नज़र रखी तथा उनका ध्यान आकर्षित न करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जेमिनिया भी अपनी नज़रें उस जोड़े से नहीं हटा पा रही थी। वो अपने भवन से उन्हें देख रही थी, जो कि कई हमशक्लों से बना हुआ था। सब लोग बेसब्री से इन दोनों में से किसी एक के पहले बोलने का इंतजार कर रहे थे। मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ गई और मैं सोचने लगा कि अगर हम उस समय एक दूसरे से न मिले होते तो क्या होता। क्या उस घटना के अलावा हमारी मुलाकात हो सकती थी, या ये हमारी जिंदगी की पहली और आखिरी मुलाकात ही रहती। ईदान ने कैंपफायर से नजरें हटाए बिना पूछा। ईदान का सवाल सुनकर एरेबेल अपनी पहली मुलाकात की यादों में खो गई। ये मुलाकात मानो संयोग से हुई थी। वे दोनों एकांत में शांति से समय बिताने के लिए जगह ढूंढ रहे थे और अचानक एक ही समय पर ड्रिंक लेने के लिए हाथ बढ़ाए और गलती से एक दूसरे को छू गए। यदि ये दुर्घटना न होती तो वे इस स्थान पर नहीं पहुंचते और इस समय अपने विचारों में खोए हुए नहीं बैठे होते। उनका जीवन कैसा होता?
क्या वे दोनों जागृत हो जाते जैसा कि उनके स्वर्गारोहण परीक्षण में हुआ था, या वे मात्र मनुष्य ही बने रहते? मेरा परिवार मेरी राय पूछे बिना ही ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी कर देता जिसे वे परिवार के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते, और मैं कुछ भी बदल नहीं पाती और उनके निर्णय को मानने के लिए मजबूर हो जाती। एराबेल ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, ये समझते हुए कि यदि ये दुर्घटना न होती तो उसका क्या हश्र होता। ऐसा तब होता जब तुम जागे नहीं होते, ईदान ने कहा। हाँ, ये सही है, लेकिन आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं जाग भी जाती तो भी कुछ बदलता। वे मुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए कोई और तरीका ढूंढ लेते, और मुझे डर है कि मैं उसका विरोध नहीं कर पाती और उनकी इच्छा के आगे झुक जाती। उसके परिवार ने उसे अपने विचारों और इस विश्वास से कितना प्रेरित किया था कि वह परिवार की ऋणी है। अब भी ये विश्वास उसके विचारों को प्रभावित करते रहे। तुम्हारे पूर्व मंगेतर का नाम क्या था, क्रिस्टोफर? ईदान ने अचानक अरेबेल से पूछा। अरेबेल ने देखा कि जैसे ही ईदान ने क्रिस्टोफर का नाम लिया, उसकी आवाज़ दृढ़ और तीखी हो गई। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर अपने स्वर्गारोहण परीक्षण को याद करके उसे एहसास हुआ कि उसका मूड अचानक क्यों बदल गया था। वो नहीं जानती थी कि मुकदमे के दौरान उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन वो अनुमान लगा सकती थी। हाँ, उसे हमारे मॉर्बिन परिवार और ह्यूग परिवार के बीच के बंधन को मजबूत करने के लिए बुजुर्गों द्वारा मेरा मंगेतर चुना गया था। अरेबेल ने कबूल किया। उसे ईदान से इसे छिपाने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। ओह, ईदान ने धीरे से आ भरी। वो अचानक आई भावनाओं को शांत करने की कोशिश कर रहा था, जो उसे तब जकड़ रही थीं जब उसने अरेबेल के पूर्व मंगेतर क्रिस्टोफर के बारे में सोचा था। उसे अब अफसोस होने लगा था कि उसे अरेबेल की पूर्व मंगेतर याद आ गई थी। इतने दिनों से जो भावनाएं उसने दबा रखी थी, वो अचानक उस नाम को सुनते ही फूट पड़ी। ईदान ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश की, अपने हाथों को कांपने से रोकने की कोशिश की। क्या तुम ठीक हो? उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन देखकर अरेबेल ने पूछा। हाँ, सब ठीक है, ईदान ने कहा। अरेबेल की आवाज़ में चिंता सुनकर बड़ी मुश्किल से शांत हुआ। उफ़, वो हाफते हुए बोला, और उसकी नज़र अरेबेल पर पड़ी, जो उसे उत्सुकता से देख रही थी। अरेबेल को पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि उसके पूर्व मंगेतर का जिक्र ही ईदान में इतना बड़ा बदलाव लेकर आया था। उसने इसकी तुलना स्वर्गारोहण परीक्षण के दौरान उसके व्यवहार से की। अब मुझे पूरा यकीन है कि रक्तवंश पर पूर्ण नियंत्रण की कुंजी हमारी दुनिया में ही है, ईदान ने अपने विचारों में कहा। अंततः उसे अपने अनुमान पर यकीन हो गया। अरेबेल की चिंतित निगाहों के सामने ईदान को होश आने लगा, और थोड़ी देर बाद वो सामान्य हो गया। उसने कसम खाई कि वो कभी भी अरेबेल के पूर्व मंगेतर का नाम जोर से नहीं लेगा। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, ईदान ने अरेबेल को आश्वासन दिया। जो भी देख रहा था, उसने ईदान के व्यवहार में अचानक परिवर्तन देखा। जेमिनिया को इस पल में खासी दिलचस्पी थी। उसने स्पष्ट रूप से पागलपन की ऊर्जा का एक शक्तिशाली उभार महसूस किया, जो पल भर के लिए ईदान के शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बेशक अरेबेल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो जानती थी कि उसने अभी तक अपने वंश को पूरी तरह से नहीं सीखा है, और उसकी प्रगति उसकी तुलना में बहुत धीमी है। उसके विपरीत उसे स्पष्ट रूप से याद था कि स्वर्गारोहण परीक्षण के दौरान उसके साथ क्या हुआ था, और उसने उन यादों को इतना दर्दनाक नहीं माना। अरेबेल को एहसास हुआ कि अपनी वंशावली को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए उसे अभी भी बहुत कुछ करना था। ईदान की तरह उसने भी यही सोचा कि ऐसा करने के लिए उसे अपनी दुनिया में लौटना होगा, ताकि ये यादें उसका हिस्सा बन जाए। इस आधार पर उसने मान लिया कि उसे भी वंश पर नियंत्रण पाने के लिए उनकी दुनिया में लौटना होगा। हालांकि जब उसने अपने पूर्व मंगेतर के नाम पर जो प्रतिक्रिया दी, उसे देखकर उसे उसकी चिंता होने लगी। ईदान ने शांत होकर अरेबेल की ओर देखा। आप जानते हैं, मैंने जेमिनिया के शब्दों के बारे में सोचा और महसूस किया कि वो सही थी, उसने उसके चेहरे से अपनी नज़रें हटाए बिना कहा। वो अब भी ये देखकर आश्चर्यचकित था कि वो कितनी सुंदर थी। अरेबेल को उसकी निगाहों के सामने असहज महसूस हो रहा था, और जब ईदान ने वे शब्द कहे तो वो और भी शर्मिंदा हो गई। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ईदान ने आत्मविश्वास से कहा। वो इस बात से आश्चर्यचकित था कि ये कितना आसान और सहज था। अरेबेल शर्मा गई, और ईदान ने कसम खाकर कहा कि उसने उसे देख लिया था। हालांकि कैंपफायर की रोशनी में उसकी प्रतिक्रिया समझ पाना मुश्किल था। मैं इस पूरे समय डरी हुई थी और इस बात का इंतजार कर रही थी कि तुम हमारे रिश्ते में पहला कदम उठाओ।
मैं दखल-अंदाजी नहीं करना चाहती थी, और अगर तुम नहीं चाहती थी तो मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया। ईदान के पहले शब्द इतने मधुर थे कि वो रुक नहीं सका और बोलता गया। पिछले 2 महीनों से जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन ये एहसास होते हुए भी मैं इंतज़ार करता रहा कि तुम खुद ही मुझ में दिलचस्पी दिखाओगी। हालांकि आज जब जमीनिया ने अपनी बात कही तो मुझे एहसास हुआ कि वो सही थी। मुझे इंतज़ार करना छोड़ देना चाहिए और पहला कदम उठाना चाहिए। ये शब्द कहते समय ईदान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी छाती उत्तेजना से धड़क रही थी। उसे डर लगने लगा कि शायद वो अपनी बात पूरी ना कर पाए, इसलिए उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। उसका कबूलीनामा सुनकर अरेबेल भी चिंतित हो गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो उसकी धड़कन सुन सकती थी। उस पल वो भागकर छिप जाना चाहती थी, लेकिन साथ ही वो ये भी सुनना चाहती थी कि वो आगे क्या कहेगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ये सब इतना क्यों सुनना चाहती थी। जो लोग इस जोड़े को इतने समय से देख रहे थे, वो बेसब्री से इस नाटक के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग तो उत्साह में अपने नाखून भी काटने लगे थे। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी पहली मुलाकात और उसका नतीजा बहुत जल्दबाजी में लिया गया था, और आप इसके कारणों को समझते हैं। लेकिन इस बार कोई भी और कुछ भी मुझे ये कहने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। आप भरते हुए और अपनी आंखें खोलते हुए ईदान ने आखिरकार वो कहने का फैसला किया जो वो कहना चाहता था। अरेबेल मॉर्गन, तुम महत्वपूर्ण क्षण पर अरेबेल अचानक हक लाने लगा। धिक्कार है ईदान। जो भी उन्हें देख रहा था उसने अपने आप से कहा, और ईदान के अंतिम शब्दों का इंतजार करने लगा। तभी वो हक लाने लगा। अरेबेल मॉर्गन, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ईदान ने आखिरकार खुद पर काबू पाने में कामयाब होते हुए कहा और अरेबेल की तरफ देखने लगा, उसके जवाब का इंतजार करने लगा। ये सुनकर कि ईदान अभी भी वो शब्द कह सकता है, बाकी लोग आखिरकार शांत हो गए। अब वो फिर से अपनी सांसें रोक रहे थे, लेकिन इस बार वो अरेबेल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। जब ईदान ने पूछा कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, तो अरेबेल एक क्षण के लिए वास्तविकता से बाहर हो गई। ईदान ने उसकी दूर की निगाह को देखा और थोड़ी चिंतित होने लगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डेटिंग शुरू कर सकते हैं, आधिकारिक तौर पर एक जोड़ा बन सकते हैं, और धीरे धीरे कदम दर कदम वापस वहीं पहुँच सकते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ईदान ने उत्साह से कहा। उसे डर था कि कहीं अरेबेल मन बदलकर उसे अस्वीकार न कर दे। कुछ देर बेहोशी की हालत में रहने के बाद जब वो होश में आई तो उसने ईदान की बातें सुनी और उसकी आंखों में देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो ना नहीं कहना चाहती थी। इसके विपरीत वो एक शब्द सुनकर थोड़ी खुश हुई। अंततः उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और उन्हें फिर से खोलकर ईदान की आंखों में देखते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। उसकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से आत्मविश्वास से भरी हुई थी। इन शब्दों के बाद उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया है। पहले जो चिंताएं उसे सता रही थी वो सब मानो हवा में उड़ गई हों। यस, इस समय इस नाटक को देख रहे सभी लोग ऐसा परिणाम देखकर चिल्लाओ थे।